नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात में आज चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। डॉक्टर संजय जी, स्वागत है आपका लाइव क्षितिज में। और देखिए, हम चर्चा ये करना चाहते हैं कि देखिए, चुनाव कितना रोचक हो गया है, लड़ाई कितनी गंभीर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना में भी रोड शो करना पड़ रहा है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री 12 मई को आ रहे हैं और पटना के कई हिस्सों में रोड शो करेंगे। देखिए, पटना साहिब एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां भाजपा की पैठ है। यहां भाजपा जिसे टिकट दे दे वह सांसद बन जाएगा। लोग चेहरा नहीं देखते हैं, फूल निशान देखते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो का कार्यक्रम रखा। देखिए, प्रधानमंत्री बार बार आए, हम यह चाहते हैं। हम जिस इलाके में बैठे हैं, जहां अभी बैठे हैं, वह भी पटना साहिब का क्षेत्र है। और प्रधानमंत्री के रोड शो का कार्यक्रम जैसे ही लगा, सब कुछ शाक चौबंद, जितनी जर्जर तारें थी, बिजली की तार सभी बदल दी गई। फुटपाथ पर जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है, आक्रोश भी है। लेकिन जो सवाल हमने किया कि क्यों रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगना प्रधानमंत्री को पड़ रहा है? क्या सुपर वीआईपी सांसद बन गए हैं रविशंकर प्रसाद? क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ साथ पटना साहिब के कई हिस्सों में वह पोस्टर भी वायरल हो रहा है, मोदी से बैर नहीं, रविशंकर तेरी खैर नहीं। यह क्या बात है? क्या रविशंकर प्रसाद इतना बड़ा कद है, इसके बाद भी वे अपनी जनता, अपने वोटर को संतुष्ट नहीं कर पाए और अब प्रधानमंत्री आएंगे तभी जनता संतुष्ट होगी? देखिए, इस सच्चाई को तो स्वीकार करनी ही होगी जी कि जनता से वो कनेक्टेड नहीं रहे। जी, ठीक है, उनके बारे में जो भी कहा जाए, लेकिन अगर वो जनता से कनेक्टेड होते तो शायद प्रधानमंत्री जी को पटना में रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, जिस मोदी के नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है, जो मोदी अगर बिहार आ रहे हैं और अपनी जनसभाओं से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, आखिर पटना में उनकी जरूरत क्यों पड़ी? जबकि पटना माना जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। बिल्कुल, बीजेपी का एक ऐसा मजबूत किला जिसको ध्वस्त करने के लिए कई पहलवानों को भी लगाया जाएगा, तो शायद उन्हें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी गुंजाइश कम है। लेकिन हाँ, इस हकीकत को भी स्वीकार करना होगा कि जनता के भी धैर्य की एक सीमा होती है। ये अगर गौरवशाली अतीत की बात हम लोग करें तो ये चाहे वो पाटलिपुत्र हो या आज का पटना हो, ये तो मगध की राजधानी रही है ना। और बदलते परिदृश्य में जरा दूसरे राज्य की राजधानियों को आप दिखाइए, ये इसकी भूगोल को देखिए, इसकी ज्योग्राफी को देखिए। एक तरफ से गंगा और दूसरे तरफ से पुनपुन, और बीच में एक लंबा जो है वो एक चंक की तरह ये शहर बसा हुआ है। भाई, आपने अगर कोई इसके लिए कोई ठोस योजनाएं नहीं लाई केंद्र से यहाँ की, छोड़ दीजिए बड़ी चीजें, जर्जर तार, क्या ड्रेनेज सिस्टम आज तक ठीक हुआ? नहीं। कोई ये प्लानिंग हुआ? 2019 का बाहर याद है ना? बिल्कुल। किस तरीके से पटना डूब गया था। डूब ही नहीं गया था, बल्कि पटना के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम बचे तो कैसे बचे। पटना साहिब का इलाका, राजेंद्र नगर का इलाका, बिल्कुल वो डूब चुका था। आपने कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया। आपको वो घटना भी याद होगा कि एक बच्चा गिर गया था चैम्बर में, और आश्चर्य होगा कि उसका नक्शा नहीं मिला था कि इसका कनेक्शन कहां से है इस पाइप का। अद्भुत है, ये बिहार की राजधानी है। आप इस पर तरह तरह के दावे और वादे करते हैं, न कोई इसका अर्बन प्लानिंग ढंग से लगता है कि ये शहर अगर सेटल्ड है तो कैसे है। टाउन प्लान तो है ही नहीं। अनप्लान्ड तरीके से जिसको जहां हुआ जगह खरीद ली और उसने घर बना लिया। फिर सड़क कहीं बन गई, फिर सड़क तोड़ करके कुछ नाली बन गई, फिर नाली को तोड़ करके फिर सड़क बन गई। ऐसे शहर का जो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से सड़क के ऊपर सड़क बनता चला गया, सड़क के ऊपर सड़क बनता चला गया, और कोई चेन अगर आपने खड़ा नहीं किया, तो एक सवाल तो यहाँ की जनता को है कि भाई, हम बार बार आपको मत दे करके एमपी तो बना रहे हैं, लेकिन आपने, छोड़ दीजिए, इस शहर के लिए क्या किया। ये जो गुस्सा है रविशंकर प्रसाद के प्रति, ये गुस्सा कहीं अगर
बिगड़ गया, अगर ये गुस्सा अगर कहीं रिटेलिएशन में चला गया, ये गुस्सा उदासीन कर दिया वोटरों को, तो शायद पटना की सीट इनके लिए बड़ा प्रतिष्ठा की सीट है जो गड़बड़ा सकती है। शायद मोदी जी को लग रहा हो कि कार्यकर्ताओं को हम जाकर के भरोसा दिलाएंगे कि आप हम पर भरोसा कीजिए। लोग कह रहे हैं ना कि ठीक है, कैंडिडेट से हमारी नाराजगी हो सकती है, एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है, लेकिन जब मोदी आ जाते हैं तो वो चीजें किनारे लगा दी जाती है, डाइल्यूट हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि जब हम जाएंगे लोगों के बीच में, जब हम कनेक्ट होंगे कि नहीं आप हम पर भरोसा कीजिए, इस शहर को हम बेहतर बनाने की गारंटी लेते हैं, तो शायद इसका फायदा बीजेपी। लेकिन कब तक मोदी के नाम का भरोसा करें? रविशंकर प्रसाद इतने बड़े कद के नेता हैं और पटना में ही जन्मे हैं। उनके पिताजी का भी राजनीतिक इतिहास बहुत शानदार रहा है और पटना की समस्या और पटना में क्या होना चाहिए, देखिए केंद्र में मंत्री रहे और फिर ड्रॉप भी किए गए, कुछ तो कारण रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कई विभागों के मंत्री रहे केंद्र में। यदि हम पटना के नाम, पटना साहिब के नाम उपलब्धि गिनना चाहें रविशंकर प्रसाद का, तो क्या गिन पाएंगे? यदि देखिए पटना में मेट्रो बन रहा है तो उपलब्धि नीतीश कुमार लेते हैं। पटना में यदि जो ओवरब्रिज बने या जितने ऊपरी पुल बने हैं उसका श्रेय नीतीश कुमार लेते हैं, मैरिन ड्राइव का श्रेय नीतीश कुमार लेते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद केंद्र से क्या लेकर आए? देखिए गुस्सा इतना है पब्लिक में, जो कायस्थ लाला मतदाता हैं, जिनके दम पर कहा जाता है कि पटना साहिब बीजेपी का है। हमने कई कायस्थों से बातचीत की, वे इतना कुछ कह रहे हैं लेकिन फिर वही मजबूरी किसी और को कैसे दे देंगे? तो ये मजबूरी का नाम मोदी हो गए हैं क्या? इसमें कोई दो मत है क्या? बिल्कुल मजबूरी का नाम मोदी हो गए हैं कि जिसको कहते हैं ना कि मोदी नाम केवलम, केवल मोदी के नाम पर ही अगर वोट करनी है तो लोग करेंगे। लेकिन अब 10 साल के बाद जनता भी अब सवाल पूछने लगी है। बिल्कुल, वो उनके मन में भी एक सवाल है कि भाई बताइए तो आपने कौन से विकास की योजनाओं को आकार दिया, कौन सा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आपने पटना में लाया जिससे कि यहाँ के बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, जो राज्य सरकार न करके केंद्र ने उसको इंप्लीमेंट किया। एम्स और आईआईटी की उपलब्धि रविशंकर प्रसाद अपने खाते में दर्ज नहीं कर सकते। टीसीएस खुला, लेकिन क्या हाल है यह भी हमको ही पता है, आपको ही पता है। बिल्कुल, वो शत्रुघ्न सिन्हा और डॉक्टर सीपी ठाकुर, अगर एम्स आया तो डॉक्टर सीपी ठाकुर का योगदान था। बिल्कुल, अगर गंगा में थोड़ा सा गाद हटाने के लिए अगर ड्रेजिंग हुआ तो वो जब जहाज रानी मंत्री बने थे शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने इसकी कोशिश की। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का कोई एक ठोस काम, टीसीएस आया लेकिन वो किस किनारे जाकर के बैठ गया? रविशंकर प्रसाद का काम। हाँ, टीसीएस जो रविशंकर प्रसाद जी के नाम जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वो टीसीएस ने कितने नौजवानों को नौकरी दे दी जो बिहारी थे, बताते। तो अगर आप कोई न बड़ी कंपनियों को ला पाए, न कोई इंडस्ट्रियल हब बना पाए, न यहाँ की टाउन प्लानिंग को आपने सजाया संवारा, इतनी सारी केंद्र की योजनाएं हैं। मैं सुन रहा था नितिन गडकरी को, वो बेगूसराय में थे और उन्होंने कहा कि जैसे ही सांबी मटिहानी पुल को हम बनाएंगे तो हम उड़ीसा और बंगाल से बेगूसराय को जोड़ देंगे, एक बड़ा नेटवर्क होगा। और कहा जाता है कि उनकी सभाओं में लोग इसलिए नहीं आते हैं कि गडकरी अच्छा बोलते हैं, बल्कि जो बोलते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। रविशंकर प्रसाद जी क्या कम सीनियर लीडर है? गडकरी जी के कंटेम्पोररी तो है ही ना। बिल्कुल, क्या गडकरी जब वो बदल सकते हैं चीजों को, दूसरे राज्य में ला करके भरोसा दिला रहे हैं, आपने पटना के लिए क्या किया? तो लोगों का भरोसा दम तोड़ रहा है, चीजें आकार ले नहीं रही है। अगर वो कुछ चीजें दिख रही है, नली गली और जिस सड़क की बात हम लोग कर रहे हैं, जर्जर तार की बात कर रहे हैं, क्या आज तक मेन रोड से पोल का ट्रांसफर हुआ है? नहीं हुआ। जरा किनारे कर दीजिए या अंडरग्राउंड केबलिंग करा दीजिए, ये भी नहीं हो पाया। इस बात को लेकर के लोगों की नाराजगी है कि आखिर कौन सा रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं। अगर पार्लियामेंट में सवाल को देख कर लीजिए तो पटना के कितने सवालों को लेकर के रविशंकर प्रसाद जी गंभीर रहे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मैं बड़ा ये बताता हूं कि जो ज्योग्राफी है पटना की, गंगा ऊपर है और ये शहर नीचे है, और जब भी बारिश होती है तो संप हाउस से शहर का पानी को गंगा में उलीचा जाता है। अभी तक इसकी कोई प्लानिंग नहीं बनी। संप हाउस भी बहुत फंक्शनल नहीं रहते हैं। भाई कोई तो आप प्लानिंग बना देते कि जिससे ये शहर सुरक्षित हो जाता। ये बुद्ध ने तो इसी शहर के बारे में कहा था कि आग और पानी का खतरा रहेगा। ठीक है, मकान तो पक्के बन गए,
कंक्रीट के बन गए, अब आग का खतरा तो कम है, लेकिन पानी का खतरा तो है। और आग का भी खतरा है कि जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर बना लिया घर, अभी देखा ना पाल होटल कांड, अभी तो देखा ना हम लोगों ने। हाँ, पाल होटल का देख लीजिए। कौन सा प्लानिंग आप करके इस राजधानी को, जो भी कोई अतिथि आएंगे बाहर से, इस शहर को, पटना को तो कम से कम आप दिखाइएगा ना कि देखिए ये हमारे बिहार की राजधानी है, जो अतीत का जो गौरवशाली मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, वही पटना ये है। हम और आप दोनों इस शहर में पले बढ़े पढ़े, क्या लगता है कि पटना में कोई बड़ा बदलाव तो मुझे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा। रविशंकर प्रसाद जी का नाम किया जाए। और दर्द इस बात का है संजय जी कि 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा जीते, 2000 इसके पहले आपको पता ही है कि रामकृपाल यादव भी यहाँ रहे, पहले सांसद सारंगधर सिन्हा थे, और फिर आपने यह देखा कि 2014 में भी शत्रुघ्न सिन्हा ही जीते, 2019 में ये जीते, ठीक है। तो 2009 और 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा, वे 10 वर्ष बम्बई ही रहे, वो चुनाव जब आता था तो पटना चले आते थे। लेकिन रविशंकर प्रसाद पटना में रहते हुए, पटना दिल्ली रहते हुए भी इतने सुपर वीआईपी बने रहे कि लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए। देखिए मेरे निजी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद भी जब चुनाव की बात आती है तो जनता की बात करनी होगी, और लोगों को लगता है कि मेरा सांसद मुझसे दूर है। बिल्कुल, देखिए मान लिया जाए कि अगर जनता से आप कनेक्ट न भी हुए थे, लेकिन अगर कोई इस शहर के लिए कोई एक बड़ी योजना, कोई एक वैसी चीज लाते जिस पर बिहार गर्व करता, पटना गर्व करता, तो आपके लोगों के गिले शिकवे दूर हो जाते। चलिए हमसे कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन पटना को तो इन्होंने आकार दिया। वैसा तो कब तक आप मोदी के नाम पर चुनाव जीतते रहिएगा, और एक जाति का, चूंकि एक वोट बैंक है यहाँ, वो आपके पास, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो आपके पक्ष में गोलबंद होकर वोट करते रहेंगे कि चलो अब क्या किया जाए। लेकिन एक सवाल तो है, सवाल ये है, आज वही सवाल तो पूछ रहे थे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो पूछ रहे थे, चूंकि वो भी जो हैं वो पढ़े लिखे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल, और उन्होंने भी सवाल किया, चूंकि उनके नाना भी उप प्रधानमंत्री रहे, ये 7-7 बार सासाराम से सांसद रहे, उनकी माँ स्पीकर रही, उनकी नानी पहली कैबिनेट में मंत्री थी जैसे कि, तो वो परिवार भी पॉलिटिकल परिवार है। उनकी दादी उनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट में ये है, तो लेकिन वे भी पटना को नहीं पहचानते, लेकिन वो भी पटना को नहीं पहचानते। कांग्रेस ने इस तरीके से प्रत्याशी तय किया अंशुल अभिजीत को कि पटना उन्हें पहचानता ही नहीं पहचानता है। तो ये विडंबना है इस शहर का ना। आप चले जाइए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, आप चले जाइए गांधीनगर में, आप चले जाइए त्रिवेंद्रम में, जरा उस शहर को तो देखिए। आपके जिम्मे अगर एक शहर, जैसे उत्तर प्रदेश में आप जाइए, बहुत बड़े बड़े प्रदेशों का नाम ले लिया, आप उड़ीसा चले जाइए, भुवनेश्वर को देख लीजिए ना। एग्जैक्टली, भुवनेश्वर को देख लीजिए। एग्जैक्टली, क्या भुवनेश्वर बदला है। पहले कटक और फिर भुवनेश्वर, किस तरीके से नई राजधानी को बसाया गया। और मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं गया था, मेरा बेटा वहां पढ़ रहा था, कि लोग घर का कूड़ा जो है रात को बाहर रख देते थे, और जब सुबह नींद खुलती थी तो वह कूड़ा चला जाता था। बिल्कुल, 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 और पटना में क्या है, सड़क पर सड़क बनती जा रही है, घर जो ऊपर था वह नीचे जा रहा है, और जब थोड़ी सी बारिश हुई तो घर के भीतर पानी घुस रहा है। मैं तो बता रहा हूं, ऐसे भी बिहार में अर्बेनाइजेशन मात्र 11% है, जो इसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा गवाही है। और उसमें एक शहर, उत्तर प्रदेश बगल में है आपका, देख लीजिए कई शहर वहां आपको मिल जाएंगे जहां विकसित शहर है और वहां रहते हैं। बिहार में तो ले दे करके एक पटना है, और ये पटना में जिस तरह से आबादी का एक कहा जाए कि एक्सप्लोजन है, ये सिस्मिक जोन में है पटना। बिल्कुल, ये 6.5 सिस्मिक जोन में आता है। अगर एक बार भूकंप कस के आएगा तो इस शहर का क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। 7 मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिला एकदम सटा हुआ मकान। ग्राउंड वाटर को लेकर के जिस तरह से पानी जो है हर आधे कट्ठे एक कट्ठे पर लोग बोरिंग 2-2, 3-3 करवा करके रखे हुए हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार तो ऐसा होगा कि गंगा के किनारे रहने के बाद भी यहाँ के लोगों को पानी के लिए तरस जाना होगा कि हम पीने के लिए पानी क्या करेंगे। भाई कोई फ्यूचर की योजना नहीं, कोई इसकी प्लानिंग नहीं, और नौजवान जिसके दिल और दिमाग में बस केवल एक बात घर कर गई है कि हमको नौकरी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। देखिए ये बड़ी बात आपने कहा जी। देखिए चुनाव जो लड़ा जा रहा है, भले ही बीजेपी चुनाव को
हिंदू मुसलमान में ले जा रही है, पाकिस्तान में ले जा रही है, लेकिन बिहार में लोग पूछ रहे हैं नौकरी, और तेजस्वी यादव नौकरी की बात करके ही बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। और हमें पता है, देखिए बिहार का दर्द क्या है। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वह बात सही है। जब वह गांव में जाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं कि अच्छा आप किसके लिए वोट कर रहे हैं, और वे कहते हैं कि चुनाव के दिन वोट क्यों कीजिए, वे कहते हैं नेता लोग 24 घंटा अपने बेटे के बारे में सोचता है, अपनी बेटी के बारे में सोचता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कम से कम चुनाव के दिन तो सोच लीजिए। प्रशांत किशोर का यह सूत्र काम कर रहा है, और यह बिल्कुल विस्फोटक है कि अमीर का बच्चा पढ़ने को बाहर जाएगा, गरीब का बच्चा कमाने को बाहर जाएगा, बिहार के गांव में रह कौन जाएगा? बूढ़ा माँ बाप। अगर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं तो इसमें कहां से कोई ऐसी बात वो बोल रहे हैं जो किसी पर हमला कर रहे हैं? वो तो बिहार का सच सामने रख रहे हैं लोगों को। आप पटना विश्वविद्यालय में पढ़े हैं ना? बिल्कुल। कितने टीचर अब बच गए हैं वहां, बता दीजिए। हाँ? एक यूनिवर्सिटी जिससे पूरे बिहार के गांव गरीब के बच्चे आते थे पढ़ने वहां, क्या वहां पर एकेडमिक इन्वायरमेंट अब रह गया? कोई नया यूनिवर्सिटी यहाँ बना ढंग से? बिल्कुल। तो अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बने नहीं, कोई नई चीजें आई नहीं, अब कब तक मोदी जी के नाम पर चीजें बनते रहेगी भाई? अब ये जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी के दिमाग में एक बात बैठा हुआ है, हम पढ़ेंगे लेकिन हमारे पास तो रोजगार है नहीं, हम पढ़ेंगे लेकिन हमारे पास तो नौकरी है नहीं। तो ये जो कमाने वाली बात है, पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार अब जिसको कहते हैं ना कि विस्फोटक स्थिति में आ गई है। अब वो हर सभाओं में उनके एक ही सवाल है, क्या आप नौकरी का वादा करते हैं? क्या आप रोजगार के वादा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो अब हम उसमें उस तरह के भावनात्मक मुद्दे में हम फंसने वाले नहीं हैं। देखिए, तेजस्वी जी को ये क्रेडिट तो देना होगा कि डिस्कोर्स को उन्होंने बदला। अगर उनके पिताजी क्या किए, सामाजिक न्याय और जाति की राजनीति करके कितना धार दिए, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन तेजस्वी जी ने डिस्कोर्स बदला। उन्होंने कहा कि अगर हमें आप मौका देंगे तो हम आपको नौकरी देंगे, और 17 महीने की बात जब वो करते हैं अपनी जनसभाओं में तो तालियां उनको मिलती है। अगर पूरे बिहार में वो घूम रहे हैं तो एड्रेस करते हैं। भाजपा को बताना तो होगा बिल्कुल कि भाई हमने रोजगार के लिए कौन सी ठोस योजनाएं लाई, हमने अगर फिर हमको मौका आप दीजिएगा तो हम नौकरी के लिए कौन सा मेरे पास ब्लूप्रिंट है। तो नौजवानों के मन में उस जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो राशन और ये गैस का सिलेंडर और उज्ज्वला योजना तक जाकर के चीजें नहीं ठहर रही है। उनके मन में है कि हमारे भविष्य के लिए आपके पास कौन सा ब्लूप्रिंट है। अगर कोई ब्लूप्रिंट है तो बताइए, और अगर ब्लूप्रिंट नहीं है तो कब तक हम इस नाम पर। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी आते थे और उनकी सभाओं में जब तालियां बजती थी, वो कहते थे अच्छे दिन। बिल्कुल, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। वो 2 करोड़ नौकरी की बात वो करते थे, लोगों को भरोसा था। 19 में भी वो उनका जो तेवर था और लोगों का उनके प्रति भरोसा था, वो उसी मिजाज में रहा। लगा कि चलो एक टर्म के बाद दूसरे टर्म में। लेकिन 24 में अगर आप इसकी बात ना करके, ठीक आपने कहा कि आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, तो अब इससे हर जाति और हर वर्ग का लोग निकल चुका है, और खास करके युवा पीढ़ी। वो ना अपने अंदर में मुसलमान ढूंढ रहा है, ना अपने अंदर में हिंदू ढूंढ रहा है। वो एक चीज ढूंढ रहा है कि हमारे लिए क्या है। अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि गरीब का बच्चा क्या स्कूल जा रहा है, बिल्कुल, क्या वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, क्या उसको नौकरी मिल रही है, क्या बिहार में उसकी संभावनाएं दिखती हैं, तो केवल आप तालियां बजाने के लिए और वोट देने के लिए हैं, और फिर वो मजदूर की फैक्ट्री बन बन करके दूसरे राज्य में जाकर के कमाने के लिए हैं। वो तो सच से सामना कर रहा है। मुझे तो लगता है संजय जी कि बिहार में 2 ही चीजों की कीमत बढ़ती है, या तो जमीन की कीमत बढ़ जाती है, या सरकारी नौकरी वाले दूल्हे की कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। और स्थिति ये हो गई है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, वहीं उन्होंने रोजगार पाया, वह बिहार में रहने वाली लड़कियों से शादी भी नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि जो लड़कियां बाहर गई, वहां उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, फिर उनसे रिश्ता भी हो जाए। तो ये सामाजिक दोष भी और सामाजिक विसंगति भी बहुत तेजी से फल फूल रहा है। भाई, सामाजिक विसंगति का तो विडंबना ये है, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं।
गांव में तो अब केवल बूढ़े रह गए हैं। मैं तो कही रहा हूं, ये बूढ़ों का बिहार बन गया। अमीर का बच्चा पढ़ने गया, गरीब का बच्चा कमाने गया। हाँ। और जो भी नौजवान या युवा पीढ़ी है वो तो गांव में दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे हिस्से में इस छोटे से खेत के टुकड़े से कुछ होना नहीं है। बिल्कुल। तो जब कुछ होना नहीं और सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो आप केवल वादे वादे करते रहिएगा, लेकिन वो वादे अगर एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो फिर तो उसके मन में एक आपके प्रति एक गुस्सा, एक आक्रोश होगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि हर एमपी एक गांव को गोद लेगा। बिल्कुल, एक गांव आदर्श बनेगा। कोई गांव बता दीजिए। बिहार में तो 39 सांसद थे। 39 गांव तो दिखाई पड़ना चाहिए था। छोड़िए, 5 वर्ष में ही एक गांव दिख जाना चाहिए था कि ये गांव आइडियल है, जिसको वो इशारा करे कि जाइए उस गांव को जरा देख के आइए, उस गांव को हमने कैसे मॉडल गांव बनाया। आज तक तो मुझे तो कोई गांव नहीं दिखाई पड़ा। तो गांव आपने बनाया नहीं, शहर आपने बसाया नहीं, नौजवानों के लिए जैसे कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं किया, रोजगार की कोई पुख्ता व्यवस्था की नहीं, रिक्तियां जो हैं उनको लेकर के आप कहते हैं कि फाइनेंस हमको इसके लिए इजाजत नहीं देता है। केंद्र जो बार बार कह रही थी कि हम इतने पैकेज दे करके बिहार को हम समृद्ध बना देंगे, उस पैकेज से योजनाएं दम तोड़ रही है। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री कुछ लगा नहीं यहाँ पर। नदियों को कह रहे थे कि जोड़ करके किसानों के खेत तक पानी देंगे। आपको आश्चर्य होगा कि 51% बिहार की खेती असिंचित है। आपको याद होगा कि बचपन में जब आप गाँव जाते होंगे तो ट्यूबवेल से पानी चलते रहता था। सारे ट्यूबवेल बंद हो गए और जो उसके लिए सिंचाई के लिए जो रास्ते बनाए गए थे वो सब ईंट कौन लेकर के चले गए पता नहीं है। ट्यूबवेल आपका फंक्शनल है नहीं। ग्राउंड वाटर आप कितना पानी खींचिएगा बिजली से। जो व्यक्ति बिहार में फैक्ट्रियां लगाने की कोशिश कर रहा था, जिनका नाम शहनवाज हुसैन है, उसे आपने पैदल कर दिया। हाँ बिल्कुल। आश्चर्य लगता है कि भाई जो व्यक्ति थोड़ा विजनरी है, मैं तो व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जिससे मैं प्रभावित हूं। आपको याद होगा कि जब बिहार में गठबंधन की सरकार बनी तो उस समय चंद्रमोहन राय को हेल्थ मिनिस्टर बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने देखा कि उनके कालखंड में वो अस्पतालों में चिकित्सक जाने लगे थे, पीएचसी में फोन की घंटियां बजने लगी थी, बायोमेट्रिक्स लगने लगे थे। लगा कि अब गरीब गुरबों का इलाज हो जाएगा, उनको हटा दिया गया। नहीं, ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन ने थोड़ी आशा जगाई कि जो मक्का है बिहार का, जो धान है बिहार का, जो किसानों के पास सरप्लस है, हम उसे इथेनॉल बना लेंगे। बिल्कुल। केंद्र सरकार के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया। केंद्र ने भी कहा कि हाँ, पेट्रोल में हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, डीजल में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। क्या हुआ शहनवाज हुसैन का? इथेनॉल प्लांट का क्या हुआ? कितने फंक्शनल हो पाए? तो जो इंडस्ट्री की जो एक संभावना भी दिख रही थी कि आप गन्ना से और मक्का से इथेनॉल बना करके और देश को दे करके रेवेन्यू बढ़ा देंगे, क्या हुआ उसका? बिल्कुल, उसकी बात तो आप करते नहीं है। शुगर मिल एक एक करके बंद हो गई। अब बिहार का गन्ना का किसान वो उत्तर प्रदेश के मिलों में वो अपना गन्ना लेके घूमते रहता है, कहता है कि बिहार में तो अब सारे मिल जो है फंक्शनल है नहीं, और कुछ हैं भी तो वो प्राइवेट के जिम्मे है। 34% बिहार पूरे देश में चीनी का निर्यातक था। जब आजाद भारत का ये बिहार 34% चीनी का उत्पादन बिहार अकेले करता था। आज इसका उत्पादन क्षमता 2 से 3%। आपने शहरों की बात की। देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते बनारस से, कितना बदल गया बनारस। बिल्कुल। बिहार ने 39 सांसद दिए, कोई एक शहर बदला, कोई एक नया शहर बसा। जब आप जाइए एनसीआर दिल्ली में तो आप कहेंगे ये वैशाली बस गया, ये वसुंधरा बस गया, ये इंदिरापुरम बस गया, ये एक्सटेंशन बस गया, ये फलां बस गया, ये फलां बस गया। लेकिन हमारे यहाँ कोई सिस्टम है क्या? आश्चर्य लगता है। आपने दरभंगा एयरपोर्ट खोला। अब दरभंगा एयरपोर्ट के साथ भी एयरलाइंस वाले किस तरीके से नाइंसाफी कर रहे हैं। जो प्लेन्स हैं, अब बेंगलुरु की फ्लाइट शायद बंद कर दी गई है, और भी हवाई जहाज कम किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ भाड़ा इतना कर दिया जा रहा है कि लोग वहां पहुंच ही नहीं सके। मैं तो बता रहा हूं कि विडंबना है कि मात्र इस बिहार में 11% है अर्बनाइजेशन, और केरल में अर्बनाइजेशन 65% है। अब तुलना कर लीजिए कि आप कहां खड़े हैं। बिल्कुल। रिंग रोड तक बना, जो शहर है भी नया शहर आपने नहीं बसाया। शहर के चारों तरफ बाहर बाहर अगर रिंग रोड भी बना देते तो कुछ उपलब्धियां आपकी हम लोग गिनते कि चलिए रिंग रोड बना तो लोगों को रोजगार मिला। पटना से बाहर
आप बता दीजिए कि 2-4 संस्थान बनाए गए जहां पर लोगों के रोजगार की व्यवस्था हो गई। आप बापू सभागार यहीं बनाते हैं, कहां पर? जहां कृष्ण मेमोरियल हॉल है, बिल्कुल यहीं पर म्यूजियम बनाते हैं। जरा पटना से बाहर बना देते, जो एक शहर बस जाता। हाँ? आप स्टार सिटी अगल बगल में है ना, उसको अगर बनाते बसाते तो एक संभावना तो दिखती। उसको तो आपने कुछ किया नहीं। गंगा किनारे लगते जा रही है, शहर से दूर भागते जा रही है। कोई ड्रेनेज की व्यवस्था हुई? आपने गंगा सफाई की बात की थी। अगर रविशंकर प्रसाद जी थोड़ा, जो जिन पर हम लोग खास करके चर्चा कर रहे हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी को रोड शो करना पड़ रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री इस तरह के पद होते थे कि 2-4 सभाएं राज्य में कर लेते थे। इंदिरा गांधी मुझे याद है, अटल बिहारी वाजपेयी याद है, सभा पटना में सभा हो जाती थी, बिल्कुल गया में सभा हो जाती थी, पूर्णिया में सभा हो गई, बहुत हो गया, दरभंगा में सभा। अब तो आप प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में सभा कर रहे हैं। क्या मजबूरी हो गई? यही मजबूरी है कि जो इनके सांसद हैं, सांसद अपनी जिम्मेवारियों से किनारे लग गए। बस उनको लगता है कि हम भाजपा का एक सिंबल मिल जाएगा और मोदी जी का नाम मिल जाएगा, हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव जीत करके आएंगे। लेकिन जनता गुस्से में है। जनता, और खास करके नई पीढ़ी, मैं खास करके युवा पीढ़ी के बारे में कह रहा हूं। नहीं, जब आप युवा पीढ़ी की बात करते हैं, देखिए पिछले दिनों मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि बिहार में जात कब खत्म होगा। मैंने कहा मुझे तो अपनी उम्र में जात खत्म होते दिखाई नहीं पड़ता है। उन्होंने पूछा क्यों? हम कि जिन्हें जाति तोड़नी है वह या तो पढ़ने बाहर जा रहा है या कमाने बाहर जा रहा है। जहां गया वहां वह बिहारी हो गया, और जो यहां बच गया वह जात जात खेल रहा है। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप बता तो दीजिए कि जो बिहार जिसको बदलना चाहिए था, क्या वो बिहार बदला? पटना से सरघाटी तक का रोड की जो प्लानिंग बनी, बोधगया एक इंटरनेशनल टाउन है जहां टूरिस्ट प्लेस की संभावना है। आपको याद होगा कि बार बार हाईकोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ रहा है, उसके बाद भी नहीं बन रहा है, और उसके बाद भी नहीं बन रहा है। बिल्कुल। अब वो कितना दिन, एक मसौढ़ी जैसा शहर से बाहर अभी कोई ऐसा कनेक्टिविटी नहीं बन पाया है कि लोग शहर से, पटना से निकले और बोधगया पहुंच जाए। जो भी आपके टूरिस्ट आएंगे, अगर वो पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो कैसे जाएंगे? पूर्णिया एयरपोर्ट का आज तक क्या हुआ? दरभंगा एयरपोर्ट बना, लेकिन कितना फंक्शनल है सबको पता है। तो अगर रविशंकर प्रसाद और 39 सांसद मिलकर के एक पटना के लिए सवाल करते कि छोड़ दीजिए, हमारे लोकसभा के लोगों का जवाब मैं दे दूंगा, पटना को तो जरा सजा संवार दीजिए, क्या 39 सांसदों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी को रोड शो करना पड़ता आकर के, लोगों से कहना, गारंटी देनी पड़ती। प्रधानमंत्री जी का आने का मतलब है एक आश्वासन देना कि जनता को वो आश्वासन दे रहे हैं कि आप हम पर भरोसा नहीं। देखिए ना, प्रधानमंत्री पटना आ रहे हैं और 13 मई को हाजीपुर, सारण और मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर में भी करेंगे। मुजफ्फरपुर में क्या कहेंगे? हमारा सांसद बहुत नकारा था, अजय निषाद, जिसे हमने 2019 में चुनाव जितवाया, टिकट दिया था, और जिसे नकारा बताकर हमने हराया था, वह अब हमारा हो गया, राजभूषण चौधरी से निषाद। ये क्या राजनीति है, इस बात समझ में नहीं आती है। और कल बारिश हुई, बहुत हल्की बारिश हुई मुजफ्फरपुर में, और फिर जलजमाव इतना पूछिए मत, घुटना घुटना भर पानी है जिधर प्रधानमंत्री को जनसभा करना है। भाई अब तो ये तो पॉल्यूशन बोर्ड का आ गया ना कि जो 10 शहर हैं जो सबसे पॉल्यूटेड है इस देश का, उसमें बिहार का मुजफ्फरपुर, गया, पटना, उसका तो नंबर आ जाता है। एयर पॉल्यूशन जो इतना है कि अब लोगों को दम घुट रहा है, 350-400 तक पहुंच जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ कुछ है ही नहीं। कोरोना काल में थोड़ा ये शहर बचा, तो आप कैसा गंदा शहर आप बसा रहे हैं और बना रहे हैं भाई। और ठीक आपने सवाल किया कि जो सांसद को जनता ने कितना मेजॉरिटी देकर के चुनाव जीता, 4 लाख वोट से। भाई कल्पना कीजिए, 4-4 लाख वोट देने वाले लोग क्या उम्मीद पाले होंगे? क्यों नकारा हो गया भाई कि ये शहर का सूरत भी बदलेगी, सीरत भी बदलेगी। और वो सांसद ने जनता से कहीं कनेक्ट नहीं हुए और वो राजभूषण जी जिनको कि आपने हराया था, जिसे आप नकारा बताकर हराए थे, आज उनको कह रहे हैं कि ये मेरे उम्मीदवार हैं। क्या गारंटी है कि ये साबित हो जाएंगे जनता पर? ये भी 5 साल जनता से कटे हुए रहेंगे। तो
ये तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि कब तक हमारे भरोसे इस तरह का लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र में तो जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो जिम्मेवारी लेते हैं, ये क्षेत्र मेरा है, आप मेरे हैं, इसमें प्रधानमंत्री जी की क्या जरूरत है। आपकी समस्याओं के लिए हम लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे और हम यहाँ को आकार देंगे, आकृति देंगे। 5 साल तक ये गायब रहते हैं, जनता से कहीं मिलते नहीं है और बाद में आकर के मोदी जी को समझाना पड़ता है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि तेजस्वी जी का जुआ वाला जो दाव है ना, जो उन्होंने कहा कि मैं नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, ये जो डिस्कोर्स में ले आए हैं, शायद बार बार इस बात को समझाने के बाद भी लड़ाई इतनी कड़ी कई जगह पर हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है और पटना में रोड शो करना पड़ रहा है। चूंकि आज ही मैं देख रहा था कि ये जो ठीक है उनके प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं पटना साहिब से, लेकिन वो कह रहे हैं कि पटना क्या दिखलाइएगा मोदी जी, रोड शो तो करेंगे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी के लिए जो सिक्योरिटी है, प्रधानमंत्री जी का जो प्रोटोकॉल है, अगर उन गलियों से और उन सड़कों से घुसेंगे तो क्या प्रॉपर स्पेस है क्या? उनके कमांडो को दौड़ने के लिए जगह है क्या? जो 60 फीट का रोड, 80 फीट का रोड, 90 फीट का रोड इंक्रोच कर करके कैसे बना दिया गया? किस तरह से अनप्लान तरीके से लोगों ने घर बना लिया। आपको आश्चर्य होगा कि गंगा के किनारे पूरा आपको मिलेगा एक बस्ती बसी हुई है, किनारे किनारे बनाए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ठीक है, वो बार बार नहीं, इसको भी समझना पड़ेगा ना सर, संजय सर, कि देखिए रविशंकर प्रसाद के बारे में कहा जा रहा था टिकट कट गया, लेकिन फिर बात आई कि नहीं, अंतिम पारी है। और जब अंतिम पारी होता है ना तो लोग और रिलैक्स हो जाते हैं, अरे अब तो हमें लड़ना ही नहीं लड़ना है। तो मोदी जी गारंटी देंगे पटना को? भाई मैं तो कह रहा हूं कि अगर अंतिम पारी भी है, लेकिन जनता के हिस्से में रोशनी का एक छोटा टुकड़ा भी तो आनी चाहिए। हाँ, ताकि आपको पटना याद रखे, ताकि पटना आपको याद रखे। मैं तो कहा कि अगर डॉक्टर सीपी ठाकुर ने पटना में एम्स लाया, शत्रुघ्न सिन्हा ने किया कोशिश, तो हम लोग आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर जहाज रानी मंत्री थे और उन्होंने अगर ड्रेजिंग किया गंगा में गाद को हटाने के लिए, ताकि गंगा के लोगों, पटना के लोगों को किनारे में पानी मिल सके, तो हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं ना। रविशंकर प्रसाद जी को भी अगर याद किया जाएगा, तो अगर अंतिम पारी में भी लोग मदद करते हैं, तो 5 साल का कोई ब्लूप्रिंट तो आप बता दीजिए कि अगर इस बार आपने मौका दिया तो चलिए, अगर हमने पहले नहीं किया तो इस बार हम करके दिखाएंगे। और मोदी जी भी रोड शो करने आ रहे हैं, तो पटना के लोग उम्मीद तो करेंगे ही। केवल एक शहर है बिहार, केवल फूलों की बारिश मत कराइए, ब्लूप्रिंट भी बताइए, ब्लूप्रिंट बताइए कि क्या पटना बदलेगा। पटना आपके रोड शो का गवाह बनेगा कि आपने रोड शो करके जो आपने बताया कि हम पटना को बदल देंगे, पटना का आकार बदल जाएगा, पटना की आकृति और शेप बदल जाएगा। क्या ऐसा कुछ भी होगा, या सब कुछ राज्य सरकार के भरोसे, केंद्र के जिम्मे कुछ नहीं है? तो फिर 39 सांसद देने का बिहार का मतलब क्या हुआ कि एक शहर जो आपकी राजधानी है, पटना केवल एक लोकसभा क्षेत्र नहीं है, पटना केवल बिहार की राजधानी नहीं है, पटना आपके अतीत का गौरव भी है, आपके आन बान शान का भी प्रतीक है। सोचिए तो ये पाटलिपुत्र, बिल्कुल, जो अफगानिस्तान और ईरान तक शासन करता था, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जहां पाटलिपुत्र से साम्राज्य चलाया जाता था, और वो पटना का सूरत बदल नहीं पाए। इतने दिनों के बाद भी लोग उम्मीद तो करेंगे कि हम जरूर फूल बरसाएंगे, बिल्कुल, बार बार बरसाएंगे, लेकिन जरा सा हम लोगों को भी तो उस लायक बनाइए जिसमें पटना बदले और कोई आए तो इस शहर में भी लिखा हुआ मिले कि गर्व से मैं कहता हूं कि आप पटना शहर में हैं। बिल्कुल, वो समय, वो दिन भी तो देखने को पटना को मिले। अगर वो नहीं मिलेगा तो वही तंग गलियां, वही जर्जर तार, उसी तरह से अनप्लान्ड बना हुआ घर और उसी तरह से बसा हुआ मार्केट, ये कोई शहर का, और वैसा पौराणिक शहर, वैसा ऐतिहासिक शहर जिसका एक गौरवशाली अतीत रहा है। मैं समझता हूं कि मोदी जी से उम्मीद तो होगी। अब क्या वो आश्वासन करके जाते हैं, आश्वासन देके जाते हैं पटना को, इसका पटना को इंतजार है। चलिए देखिए, फूलों की बारिश तो होगी, लेकिन ब्लूप्रिंट सामने आएगा कि नहीं आएगा, मोदी जी याद रखिएगा 2024 से 2025 में बिहार के लिए भी वोट मांगने आना है आपको, तो कुछ करके जाइएगा। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।